पीरों के नाम। कहते हैं कि जब थल में रेल की पटरी बिछाई जा रही थी तो यूं होता था कि हमेशा की तरह वहां रोजाना आंधी आती और बिछी हुई पटरी पर जगह जगह रेत के टीले चढ़ बैठते थे। उस जमाने के एक बूढ़े मुंशी जी पटरी बिछाने की अजीब अजीब कहानियां सुनाते थे। एक बार पटरी हजरत पीर के मज़ार के रकबे से गुजर गई। मज़ार का मुतवल्ली अंग्रेज से डरता था, मगर हजरत पीर अंग्रेज से क्यों डरते? तो उसी रात को यूं हुआ कि जिनों भूतों की एक फौज आई और फौलाद की पटरियों को गन्ने की तरह चूस कर चली गई। सुबह जब अंग्रेज काम पर आया तो हर तरफ पटरियों के चूसे हुए छिलके उड़ते फिर रहे थे। तब इस जगह मीठे चावलों की 7 देगें पकाकर गरीब गुराबा में बांटी गईं और रास्ता बदल दिया गया। इसीलिए तो रेल इतना बड़ा मोड़ काट कर अगले स्टेशन पर पहुंचती है। उसी अंग्रेज के बारे में मुंशी जी ये बताते थे कि वो थल की आंधियों से बहुत परेशान था और उसने उधर विलायत में अपनी सरकार को लिखा था कि मेरी कुछ मदद कीजिए। उस पर विलायत की सरकार ने दिल्ली की सरकार को लिखा और दिल्ली की सरकार ने किसी पहुंचे हुए पीर से एक तावीज़ हासिल किया जो पटरी की आसपास की बबूल में लटका दिया जाता। उसके बाद आंधी आती तो रेत के टीले पटरी को छूते तक न थे। मगर मालूम होता है हजरत पीर उस पीर से भी बड़े पीर थे, इसलिए कि कहते हैं जब एक बार बहुत तेज आंधी आई तो एक टीला बबूल में लटके हुए तावीज़ की परवाह किए बगैर पटरी पर चढ़ गया। गैर स्थल में जब तक पटरी बिछती रही उस इलाके के हजरत पीर और दिल्ली के पीरों का आपस में सख्त मुकाबला रहा। मैं पिछले दिनों जो अल्लाह जवाया भैंस समेत गाड़ी के नीचे आके कट गया था तो उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो बात बात पर रेल का टिकट कटा लेता था। मैं बहुत समझाया रेलगाड़ी में इतना ज़्यादा सफ़र ना किया करो, हजरत पीर खफा हो जाएंगे, मगर वो ना माना। दरअसल जब पटरी खुशाब की तरफ से कुंदिया की जानिब बढ़ी थी तो थल के बड़े बूढ़ों ने साफ साफ कह दिया था, अब अखलाक बिगड़ जाएंगे, लोग हल चलाने के बजाय नौकरियां करने लगेंगे और गांव उजड़ जाएंगे, किसी को किसी का लिहाज नहीं रहेगा। सो यही हुआ, मगर साथ ही कुछ और भी हुआ। ये पटरी बिछाने के लिए इस गांव के 100 के करीब मजदूर लिए गए और उन्होंने थोड़े ही अरसे में इतना रुपया कमा लिया कि किसी ने अपनी ज़मीन में कुआं खुदवा लिया, किसी ने कच्चा कोठा गिराकर पुख्ता मकान बनवा लिया और किसी ने ज़मीन खरीद ली। मिस्री के बाप ने भी उस ज़माने में थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली थी। उसी ज़माने में वो एक छोटा सा किसान बन गया था और बिरादरी में उसे पूछा जाने लगा। मिस्री खान कच्ची जवानी में था जब उसके बाप ने वफात पाई, इसलिए रेल पटरी के सिलसिले में उसे बाप की बताई हुई बहुत सी बातें याद थी। बेटा, ये जो हमारे गांव से 1 कोस के फासले पर से रेल घां घां करती गुजरती है तो ये कभी ना गुजरती अगर हम पटरी ना बिछाते। इस पटरी के एक एक चप्पे पर हमारे पसीने और कभी कभी हमारे खून के कतरे टपके हैं, इसलिए ये बड़ी मनहूस पटरी है। तो खुदा हजरत पीर की बरकत से सबको इस लोहे की बला से बचाए। मिस्री बचपन से रेलगाड़ी को देख रहा था। गांव के लड़के लपक कर छतों पर चढ़ जाते थे, फिर रेलगाड़ी गांव से 1 कोस के फासले पर से गुजरती तो लड़के एक दूसरे को बताते कि ये गाड़ी वहां से चलती है जहां दुनिया खत्म होती। गांव की औरतों में भी ये मशहूर था कि जिसने एक बार रेलगाड़ी पर सफ़र किया ना वो हमेशा के लिए मुसाफिर बन गया। इस पर जिन्नों और भूतों का साया है। थल के वही लोग इस गाड़ी में सफ़र करने का हौसला रखते हैं जो मज़ार हजरत पीर के मुतवल्ली से तवीज़ ले आते हैं। मिस्री ने रेलगाड़ी को दूर से भी देखा था, नज़दीक से भी। उस पर ढेले भी फेंके थे और उसके आने से पहले पटरी पर कंकर भी रखे थे जो गाड़ी गुजरने के बाद चूना बन जाते थे। उसने रेलगाड़ी की खिड़कियों में अजीब अजीब चेहरे भी देखे थे। रेलगाड़ी से वो बस इसी हद तक मानूस था, इससे आगे उसे कुछ ना मालूम था कि गाड़ी में कैसे चढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं और वो अंदर से कैसी होती है।
एक बार उसने अपने बाप से जिद की थी कि मुझे भी रेलगाड़ी की सैर कराओ, इतने बहुत से बच्चे इसमें सफर करते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। ओ बेटा, ये बच्चे हजरत पीर के इलाके के नहीं होते, और हजरत पीर के इलाके के बच्चे दरबार शरीफ से तवीज़ लेके सफ़र करते हैं, वरना खिड़कियों में से गिर पड़ते हैं, उन्हें गिद्दड़ खा जाते हैं। बड़े होकर भी मिस्री को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये गांव ही उसकी दुनिया था, और उससे बाहर की दुनिया में भूत थे, चुड़ैलें थीं, पिछल पाइयां थीं, देव और जादूगर थे। मिस्री सिर्फ एक बार अपने गांव से बाहर गया। उसका बाप बीमार हुआ तो उधर शुमाल की तरफ इलाका सोन सकेसर के एक गांव चिट्टा में एक सियाने से इलाज का कसद किया। वो मिस्री को भी हमरा लेता गया। सुबह से शाम तक मिस्री अपने बाप के साथ पैदल चलकर चिट्टा पहुंचा, जहां उसके बाप के एक पुराने यार का बेटा खुदा बख्श रहता था। मिस्री अपने थलों की रेत और आंधियों की दुनिया में बहुत मुतमईन था, मगर वहां चिट्टा में पहली बार महसूस किया कि दुनिया तो बड़ी खूबसूरत है। चिट्टा के बिल्कुल सामने सकेसर के कदमों में कितने ही कोस तक लंबी चौड़ी झील चमक रही थी, और चिट्टा के शुमाल में लहलहाते हुए खेत। उस वक्त उसने सोचा था कि उसका गांव भी यहीं सोन सकेसर की किसी पहाड़ी पर आबाद होता तो कितने मजे आते। चिट्टे की चिट्टी मिट्टी ने उसे मोह लिया था। मिस्री बाप के हमरा अपने गांव वापस आया तो चंद रोज उसके दिल में यही खुदबुद रही, मगर फिर उसका बाप मर गया और उसे उस रेत भरी जमीन से इश्क हो गया, जहां उसके बाप ने टीलों के रास्ते रोके थे और आंधियों से लड़ाई लड़ी थी। और फिर क्या सोन सकेसर में उन कीकरों का कोई जवाब था जो सहनों में अपने स्याह तनों पर खड़े तेज हवाओं में गूंजते थे। जब लोग सुबह को उठते थे तो उनके बिस्तर पीले फूलों से भरे होते थे। तब गांव की एक न एक लड़की जरूर अगवा हो जाती थी। बड़े बूढ़े कहते थे कि कीकरी की खुशबू में जिन होता है, और जिन कुंवारियों और कुंवारों को ही नजर आ सकता है, और जिसे नजर आता है उसे इश्क हो जाता है, और एक भगा ले जाता है, दूसरी भाग जाती है। यही कीकरों के फूलने का मौसम था जब मिस्री गांव की एक लड़की को अगवा करके सोन सकेसर के पहाड़ों की तरफ भाग गया था। लड़की ने तो रेलगाड़ी से भागने की तजवीज़ की थी, मगर मिस्री जानता था कि अगर वो गाड़ी में बैठा तो हजरत पीर उसे पकड़वा देंगे। सो वो खुदा बख्श के पास चिट्टे चला गया, और चिट्टे से एक कोस दूर खुदा बख्श की ढोक में 6 महीने तक छुपा रहा। वो उस वक्त अपने गांव वापस आया जब लड़की के बाप ने खुदा बख्श से वादा किया कि वो गांव जाकर यह ऐलान करेगा कि उसने मिस्री से अपनी बेटी की शादी करवा दी है। मिस्री ने चिट्टे में कदम रखते ही पहला काम ये किया था कि एक मौलवी साहब और खुदा बख्श के लाए हुए 2 गवाहों की मदद से निश्चों के साथ निकाह पढ़वा लिया। और जब वो वापस आया तो निश्चों के पेट में उसका बच्चा था। उन्होंने अपने बेटे का नाम शकूर खान रखा, मगर लोग उसे मिस्री खान के बेटे की रियायत से शकर खान कहते थे, और ख़ुद निश्चो और मिस्री उसे मीठा कहकर बुलाते थे। मीठा जब जरा बड़ा हुआ तो एक बार अपने हमजोलियों के साथ रेलगाड़ी को नजदीक से देखने गया। उस रोज उसके पास एक पैसा भी था जिसे उसने सब बच्चों को दिखाया। फिर एक बच्चे ने उसे बताया कि अगर रेल की पटरी पर पैसा रख दिया जाए और उसके ऊपर से पूरी गाड़ी गुजर जाए तो यह पैसा चाकू का लंबा सा फल बन जाता है। सो जब पटरियां जेरे लब गुनगुनाने लगी और बच्चों को पता चल गया कि रेलगाड़ी मज़ार हजरत पीर वाला बड़ा मोड़ काट रही है, तो मीठे ने अपना पैसा पटरी पर रख दिया। मगर जब गाड़ी करीब आई और पटरियां झंझनाने लगी तो पैसा नीचे गिर पड़ा। मीठे की नजरें पैसे पर गड़ी हुई थी। सो जब पैसा गिरा तो पैसे को फिर से पटरी पर रखने के लिए झपटा। वो तो भला हुआ बड़ी उम्र के एक लड़के का कि उसने लपक कर मीठे को अपने बाजू में समेट लिया, और फिर उनके एक ही गज के फासले से इंजन दनदनाता हुआ गुजर गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। ये बात बच्चों के आसपास काम करने वाले किसानों से गलियों में जाती जाती औरतों तक पहुंची तो कुछ यूं से यूं हो गई। जब निशो तक बात पहुंची तो कुछ ऐसे कि तुम्हारा बेटा रेलगाड़ी के नीचे आकर कट गया है। रोती पीटती भागती हुई निशो को देखकर गलियों और खेतों से लोग दौड़ते आए। फिर निशो समेत सब ने दूर से देखा कि बच्चे वापस आ रहे हैं और उनमें मीठा भी है जो कूदता दौड़ता आ रहा है। निशो इसके बावजूद उस तेजी से भागती रही। फिर वो मीठे से लिपट गई और यूं तेज तेज वापस जाने लगी जैसे मीठे को रेलगाड़ी से उसी ने बचाया हो। और जैसे उसकी गिरफ्त ढीली हुई तो पटरी मीठे को अपनी तरफ फिर खींच लेगी। उसी रोज गांव के चंद नौजवानों ने तय किया कि मियाँ वाली जाकर मवेशियों की मंडी देखी जाए। मिस्त्री भी तैयार हो गया। फिर जब किसी ने कहा कि रेलगाड़ी से जाएंगे और आएंगे तो मिस्त्री ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। और मैं तो इस बला पर सवार नहीं हो सकता जो आज मेरे मीठे को निगलने चली थी। उस गांव के 100 आदमियों ने रेल की पटरी बिछाने में हिस्सा लिया है, इसलिए हजरत पीर इस गांव से सबसे ज्यादा खफा है। और मैंने तो रेल की गंदी मौत नहीं मरनी। आने वाले दिनों के सफीरों के नाम।